ऑडी। चलो, क्या पढ़ रहे हो जी मैथ्स में? ट्रायंगल। क्या पढ़ रहे हो? ट्रायंगल सर। ट्रायंगल में क्या कहाँ तक पहुंच गए? तुम्हें हम थेल्स थ्योरम बताए थे शायद। उसके आगे पढ़े हो? हाँ सर। हाँ सर। थेल्स थ्योरम के बाद नहीं पढ़े हो क्या? इसके बाद चाहिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम नहीं पढ़े हो? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ाना है। यस सर। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो है तुम्हारे बुक में लिखा होगा कि क्या है, उसको हम बता देते हैं। थेल्स थ्योरम जो था उसमें कुछ असर्शन दिया रहता है और उसके बाद रीजन दिया रहता है। असर्शन के बाद ये बात प्रूफ कीजिए, ये अगर गिवन है तो। जैसे कि थेल्स थ्योरम में दिया होता था एक ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए, जैसे हम बीसी के पैरेलल लाइन खींचे डी, तो ये गिवन था कि एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन दिया गया है। देन आप प्रूफ करो कि वो जो पॉइंट जो दो साइड को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिवाइड किया है, वो पॉइंट उन साइड को सेम रेशियो में बांट देगा। ये थेल्स थ्योरम था। तो कहां तक दिया था कि एक ट्रायंगल में यदि एक साइड के पैरेलल है तब ये बात होगा कि सेम रेशियो में बांटेगी। अब उसका कन्वर्स क्या होगा कि पहले ही एक ऐसा मतलब लाइन सेगमेंट है जो दो साइड को सेम रेशियो में बांट देगा। तो आप ये बात प्रूफ करो कि निश्चित रूप से वो लाइन जो तीसरा साइड बच गया उसके पैरेलल होगा। हमारी बात को समझे? कन्वर्स क्या होगा? पहले हुआ करता था कि बीडी पैरेलल है बीसी के, ये गिवन रहता था, तो टू प्रूफ था तुम्हारा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये टू प्रूफ था। उल्टा हो गया है अब कि अगर कोई साइड दो अन्य साइड को सेम रेशियो में बांट दे, मतलब गिवन हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू अगर AE अपॉन EC अगर हो गया तो प्रूफ कीजिए कि जो दो पॉइंट्स थे, ये वाले जो पॉइंट्स थे, ये क्या करेगा, इसे तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा। मतलब अब हमको प्रूव करना है क्या कि अगर ऐसा हुआ तो DE निश्चित रूप से जो तीसरा साइड बच गया उसके पैरेलल होगा। क्या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तुम्हें पता चला कि होता क्या है? यस सर। इसे याद भी रखना है। कोई पूछता है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताइए और फिर प्रूफ कीजिए। एग्जाम में भी बोलता है कि राइट द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूफ। मैंने पहले लिखो फिर प्रूफ करो। तो लिखना होगा कि इफ अ साइड which divides two sides of a triangle in same ratio, then prove that the line is parallel to the third side. Then prove that the line
लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दो साइड को तो अपने रेशियो में बांट रहा है, सेम रेशियो में, और तीसरा जो बच गया उसके पैरेलल में। इसमें क्या किया जाता है प्रूफ करने में, देखना, मान लिया जाता है कि डीई पैरेलल नहीं था, उल्टा मान लिया जाता है। एक्चुअली डीई तो पैरेलल प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी, ये एज्यूम किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, let us assume DE is not parallel to BC. DE is not parallel to BC. Then DF या then draw, ऐसा लिख दो, then draw DF parallel to BC. अब DE पैरेलल नहीं है तो मान लेते हैं कि कोई DF लाइन है जो BC के पैरेलल है, क्योंकि एक पॉइंट से, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट से एक लाइन के अराउंड एक ही पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है, दो ठो नहीं खींचा जा सकता है। एक पॉइंट अगर फिक्स कर दें और बोले कि एक लाइन मिला हुआ है, इसके पैरेलल यहां से जाना चाहिए, तो वो एक ही लाइन होगा, दो टू नहीं हो सकता, दूसरा होगा तो कहीं कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। क्या ये बात से सहमत हो? ये क्लास 9 में तुम लोगों ने प्रूफ भी किया होगा कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। उसी तरह एक लाइन के पैरेलल एक पॉइंट से मात्र एक ही लाइन खींचा जा सकता है, एक से अधिक लाइन नहीं खींचा जा सकता। तो अगर हम डी पॉइंट से मान चुके हैं कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि डी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन तो जाएगा, उस लाइन को हम डीएफ मान लिए जो एसी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अगर हम लिख सकते हैं कि if DF is parallel to BC, कहां से? तो बाई कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है, ब्लर दिख रहा है सर, BC के रखा है। तो अगर DF BC के पैरेलल है, तो अभी फेज थ्योरम में हम पढ़े थे कि अगर एक ट्रायंगल में, सर ब्लर आ रहा है, सर ब्लर दिख रहा है सर। अच्छा, तो ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा सा रुकिए, वेट कीजिए, साफ होता है तो पढ़ाते हैं, साफ होगा तो बताइएगा। सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है जी? यस सर। ठीक, साफ हो गया सर, साफ हो गया सब हो गया। तो अब देखिए, फेज थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए जो अन्य दो साइड को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट उन्हें सेम रेशियो में बांट दें। तो अगर DF दो अन्य साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी और एफ पे, और वो BC के पैरेलल है, तो बाई फेज थ्योरम क्या लिख सकते हैं? अभी पढ़े हैं बाई फेज थ्योरम, क्या लिख सकते हैं बोलो? AD by DB, AF by DB is equal to AF upon FC, लिख सकते हैं जी? सर। और जो गिवन है ना, उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और जो प्रूफ कर रहे हो उसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। जो गिवन है उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो,
जो प्रूफ करना है उसे तुम यहाँ पे जो माने उसे तुम मानो। क्या दोनों का LHS बराबर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या दोनों का LHS बराबर है? AD by DB AD by DB। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि RHS भी इक्वल होगा AE upon BC is also equal AF upon FC। होगा जी? अब क्या किया जाता है कि दोनों तरफ 1 ऐड कर, उससे कुछ फील होगा तुम्हें, बस इसलिए किया जाता है। ऐड 1 बोथ साइड। तो LHS में अगर ऐड करेंगे तो AE अपॉन BC प्लस 1 बाई 1 लिख देंगे, और RHS में ऐड करेंगे तो A बाई FC प्लस 1 बाई 1 लिख देंगे। एलसीएम हो जाएगा EC और ये हो जाएगा AE प्लस EC। इधर एलसीएम लेंगे तो बनेगा FC और ये बनेगा AF प्लस FC। अब फिगर में जाके AE और EC को जोड़ के बताओ कितना है? AC अपॉन EC। फिर फिगर में जाओ और A से F तक जाओ और F से C तक जाओ, जोड़ के बताओ कितना है? EC। आगे भी AC ही आएगा। अब तुम AC को काट सकते हो, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो FC इधर आ जाएगा, AC उधर आ जाएगा, तो FC इज इक्वल टू EC। क्या ये बात पचने योग्य है? फिगर में जाके देखो। FC बराबर हो गया EC का, मतलब लेंथ वाइज F से C तक जाए चाहे E से C तक जाए सेम लेंथ ट्रेवल करेंगे। क्या ये पचने योग्य है? FC मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और EC मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। क्या ये बराबर होगा कभी? नो सर। लेकिन ये बराबर आ रहा है, हमने कहीं गलती नहीं किया है, हमने कहीं गलती नहीं किया है और ये बराबर आ रहा है। तो क्या करें? नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये बताइए पहले। नो सर, दिख रहा है। नो सर, नहीं दिख रहा है। तो ये बात जो आप शुरू में माने थे कि DE पैरेलल नहीं होगा, तभी तो DF पैरेलल BC के खींचे थे। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि लेट अस एज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC, मतलब DE पैरेलल नहीं है BC। पहले मान लिए थे आप पैरेलल नहीं है, तब पैरेलल खींचे थे तो ये रिजल्ट आया। तो अगर ऐसा हमने कहीं गलती नहीं किया और ऐसा आ रहा है, तो अब बताओ कि DF तो यहां भी हो सकता था, DF तो यहां भी हो सकता था, DF यहां भी हो सकता था। समझ रहे हो? एक तुम माने थे, एक तो तुम माने थे DF पैरेलल BC के। सुन पा रहे हो हम बोल रहे हैं जो समझ पा रहे हो? यस सर। तो जो F था वो AC के ऊपर कहीं था, तो तुम जरा सोचो कि अगर F से C का लेंथ E से C के बराबर है, तो क्या F जो तुम मान रहे थे ऊपर नीचे, क्या वो F को E पे आ जाना चाहिए? यस सर। तभी तो F जब E पे आ जाएगा, ये DF जो है E पे आ जाएगा, तब जो है हम कहेंगे कि नहीं DE जो था वही DF था, और तभी तो FC का लेंथ और EC का लेंथ बराबर होगा। तभी तो FC का लेंथ और EC का लेंथ एकदम 100% इक्वल होगा, थोड़ा बड़ा छोटा नहीं होगा। इसका मतलब अब तुम समझ गए हो कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे?
ये एफ सी इज इक्वल टू ई सी के बाद क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज माई एजम्पशन इज रॉन्ग, माई एजम्पशन is wrong because FC is equal to EC, implying F is on E, that is FC, sorry, that is DE and DF both will be same, both will be same, समझ रहे हो, both will be same. This implies DE is parallel to BC group. This implies DE is parallel to BC. समझ में आया पूरी कहानी? अरे बोलोगे तब तो पता चलेगा। यस सर। प्रिंट कर लो। यस सर। सर नीचे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो भाई तो पूछ रहे थे, नहीं दिख रहा है तो बोलो। अब दिख रहा है? यस सर। प्लीज सर। ये बात अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखना। माय assumption इज रॉन्ग मतलब कि जो आप डिफरेंट मान रहे थे कि डीएफ डिफरेंट वाला डीई से, वो गलत। डीएफ जो था वही डीई था, क्योंकि एफ जो था वो ई पे आएगा तभी तो एफसी का लेंथ और ईसी का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये तो फिक्स था पहले से। आपने कंस्ट्रक्शन में डीएफ बनाया है तो डीएफ को ही डीई पे आना होगा। प्रिंट हो गया? इसको थेल्स थ्योरम को 2 बार 3 बार बना के समझ के एकदम याद टाइप का कर लो, ये सब एग्जाम में एकदम आते हैं। फिगर जरूर बनाना, बिना फिगर के नहीं बनाओगे। फिगर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सारी कहानी फिगर को ही देख के किया गया। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, हम देखेंगे मिटा देंगे। फिगर जरूर बनाओगे। अब तुम लोग समझ गए ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की दिक्कत है इसमें? बोलो। अरे भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में कोई दिक्कत है?
नो सर। नो सर। तो अब क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन बनाते समय कब लिखा जाता है बाई थेल्स थ्योरम और कब लिखा जाता है बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसको समझो, है ना। अगर कभी भी तुम्हें रेशियो प्रूफ करना है कि ये रेशियो बराबर है, तो तुम प्रूफ करना सोचना, जैसे कि मान लो एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो पी क्यू है, तुमको प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा किसी, मान लो तुमको किसी तरह ये बात प्रूफ करना है, तो तुम उसके उल्टा चाहो। उल्टा चाहो मतलब तुम ये चाहो कि हम किसी तरह क्या AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC कर सकते हैं क्या, ये सोचो और इसी में दिमाग खर्च करो। जब ये कर लोगे किसी तरह से गिवन से या कोई यूज करके गिवन क्वांटिटीज को या ज्योमेट्रिकली चीज को देख के अगर ये कर पाओ, तो आप लिखोगे कि आपने ये किया है। तो अगर ये रेशियो बराबर होता है, अगर ये रेशियो बराबर होता है तो हम पैरेलल बोलते हैं। तो बताओ कि रेशियो गिवन हुआ ना, समझ पा रहे हो। तो रेशियो यदि गिवन हो गया तो हम बोलेंगे बाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम बाई थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे बोलो, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की रेशियो अगर बराबर है तो PQ जो है वो पैरेलल होगा BC के थ्योरम। समझ गए? यस सर। और अगर तुम्हें रेशियो को प्रूफ करना हो कि आप प्रूफ करो, टू प्रूफ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो तुम ये सोचो कि इस ट्रायंगल में बन रहा है कि नहीं बन रहा है पहले, तो दैट ट्रायंगल में घूमो AP अपॉन PQ और AQ अपॉन QC। तो तुम ये इसमें दिमाग खर्च करो कि क्या हम किसी तरह से ज्योमेट्री से, है ना, जैसे ये एंगल को इक्वल कर देंगे, जैसे कि 1 इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, चाहे जैसे भी करके, है ना, चाहे ये एंगल इक्वल करके, चाहे इन दोनों का सम 180 डिग्री करके या गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके, तुम बस ये सोचो कि क्या हम किसी तरह PQ और BC को पैरेलली प्रूफ कर सकते हैं। और अगर तुम ये कर पाओ किसी तरह से कि PQ इज पैरेलल टू BC, देन हम अगर पैरेलल है तब क्या लिखोगे, बाई कन्वर्स बाई थेल्स थ्योरम की बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम, अगर ये इन्होंने पैरेलल हो गया है PQ BC के, तो भैया साइड का रेशियो सेम होगा। कैसे होगा, तो थेल्स थ्योरम तो यही बोलता है, हमने थेल्स थ्योरम को प्रूव कर रखा है। क्या ये बात समझ में आया? कब कौन यूज होगा ये समझ में आया? यस सर। यस सर। और एक और भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को आपको समझाना है। वो थ्योरम क्या है, आपके बुक में होगा, थेल्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बाद, है ना, एनसीईआरटी में भी है, आरडी शर्मा भी है, आरएस अग्रवाल में भी है, सब बुक में है। उसको मैं समझाता हूँ वो थ्योरम क्या बोलता है और फिर उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बाबू, आगे बहुत यूज होता है क्लास 11 के मैथ्स में। और तुम्हारे क्लास 10 के भी बहुत सारे क्वेश्चन इस थ्योरम से बनते हैं। क्या है थ्योरम? ये थ्योरम बोलता है, एंगुलर बाइसेक्टर के नाम से इस थ्योरम को जाना जाता है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल में, अगर ध्यान से सुनना, अगर एक ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल में से किसी एक एंगल को मतलब बाइसेक्ट किया जाए, किसी एक एंगल को, जैसे मान लो एंगल ए, मान लो 60 डिग्री का है, तो मैंने 30 डिग्री कर दिया,
मान लो 80 डिग्री, हमने 40 डिग्री कर दिया, मैंने आधा कर दिया, जो भी हो आधा कर दिया। मतलब अगर ये एंगल x है, इसको भी हमने x मान लिया, है ना, हमने दोनों को x मान लिया कि इक्वल इक्वल। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा। एक होता है कि गिवन इंफॉर्मेशन है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बात अपने आप हो जाएगी, तो अपने आप क्या हो जाएगी वो देखो। गिवन क्या है ये तुम समझ गए, गिवन है हेलो सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो भी नहीं आ रही सर। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है अभी। हेलो सर। चलेगा क्या? हेलो सर। सर लेफ्ट हो गए। क्यों? हाँ जी, थोड़ा सा कनेक्शन चला गया था। अब दिख रहा है क्या सब लोगों को? यस सर, अब दिख रहा है। वो कनेक्शन चला गया था। चलिए थैंक यू। तो हम बोल रहे थे कि एंगल BAC, या सिर्फ आप एंगल ए भी लिख सकते हो कि AD बाइसेक्ट एंगल ए, AD बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो प्रूफ क्या रहता है इसमें, इसको समझिएगा और इस प्रूफ को याद भी रखिएगा और ध्यान से। इसमें बोला जाता है कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है ना, वो ये जो एंगुलर बाइसेक्टर AD है, तो एंगल के बनाने वाले रेशियो में ही सामने वाले साइड को काट देगा। जो एंगल ए को कौन कौन साइड मिलके बना रहा है, AB और AC। यस सर। तो AB और AC का जो रेशियो होगा, AB और AC का जो रेशियो होगा, AB और AC का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में सामने वाले साइड को भी डिवाइड कर देगा। तो अब AB के तरफ से लिखना है, AB अपॉन AC लिखिए तो BD अपॉन BC के बराबर।
BD अपॉन BC के बराबर हो जाएगा। कब? जब AD एंगुलर बाइसेक्टर होगा तब। क्या इंफॉर्मेशन समझ में आया और क्या उससे निकल के कंक्लूजन आया वो समझ में आया? यस सर। अगर तुम AC बाई AB लिखोगे, AC बाई AB, जैसे तुम AC के तरफ से भी लिख सकते हो रेशियो, तो AC बाई अगर AB लिखोगे तो तुम खुद बताओ कि सामने वाला साइड के लिए हमें क्या करना चाहिए? CD by DB, AC by DD, CD अपॉन BD। तो तुम यहाँ पे देख लो रेसिप्रोकल किए हो, AC अपॉन AB लिखे हो तो उधर भी रेसिप्रोकल किए हो, DC को ऊपर लिख दिए और BD को नीचे लिख दिए ना। समझ पा रहे हो हम जो बोल रहे हैं? सर एक बार और शुरू से बता दीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि जो एंगल A को बनाने वाला साइड है AB अपॉन AC लिखोगे तो AB के तरफ से रेशियो लिखोगे पहले BD अपॉन DC, और अगर पहले ही AC अपॉन AB लिख दिए AC अपॉन AB तो C के तरफ से रेशियो लिखोगे, मतलब CD अपॉन BD लिखोगे। यही बहुत माइनर मिस्टेक होता है बच्चों से। ऊपर लिखिएगा क्या है, लिखिएगा AB अपॉन AC, आप उधर लिखिएगा वो क्या होता है CD अपॉन BD, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने AB के तरफ से लिखा है तो आप CD के तरफ से, समझ गए जी? यस सर। इस ट्रेंगल में तो समझ में आ जाएगा, कभी कभी ट्रेंगल घुमा देता है। चलो घुमा के वाला पहले देखो। जैसे मान लो कि ये ट्रेंगल है ABC और इस एंगल का बाइसेक्टर हम दे दिए, ये एंगल और ये कोई B कर। अब बताओ कि अगर BP एंगल B का बाइसेक्टर है तो क्या होगा? कौन एंगल को बनाने वाला साइड है? BC by AB, CP by AP। BC by BA उधर कहीं PC by AP। CP by PA। तो उधर क्या CP by लिखेंगे? PA। CP by PA। CP by CP लिखेंगे, CP by PA। क्योंकि हमने BC यूज किया है, BA यूज किया है, तो BC वाला से लिखेंगे CP और PA। समझ में आया? अगर कोई लड़का BA बाई BC लिख दिया, एंगल को बनाने वाला तो यही था, बाइसेक्टर जो था, जो बाइसेक्ट किया था उस एंगल को बनाने वाला BA साइड का BC था। अगर तुमने BA बाई BC लिख दिया तो सामने वाला साइड क्या लिखोगे? बोलो। AP by PC। AP अपॉन PC। तो अब याद रहेगा कि कैसे रेशियोज को लिखना है। ये बात हम प्रूफ करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाते समय सारा प्रूफ बार बार नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि बाय द एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम ये होता है। मतलब एंगल अगर बाइसेक्ट किया है तो हम साइड्स को क्या लिख सकते हैं कि सेम रेशियो में बांटेगा, जो एंगल को बनाता है वो साइड और सामने वाला साइड। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं जरा देखिए। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो DA है ना, DA इसके पैरेलल लाइन खींचा जाएगा C से। अभी अभी हम बताए थे कि एक पॉइंट से मात्र एक ही पैरेलल लाइन खींच सकते हो किसी साइड। जैसे मान लो हमने DA साइड पकड़ लिया, DA इसके पैरेलल खींचना है C से, तो एक ही लाइन होगा और वो मान लेते हैं ये होगा, कीजिए। और BA को जब प्रोसीड किए तो वो जहां इंटरसेक्ट किया मान लो उसको हम P, उसको क्या बोल दिया P। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, जरा सोचो। हमने किया ड्रॉ
DA parallel to CP, which intersect at P when DA produced. क्या सही है जी? क्या ये सही है? ठीक, अब प्रूफ में आना है। अब जरा हमें आप बताएं कि क्या ट्रायंगल बड़ा बड़ा अगर देखने का कोशिश करें BCP, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल BCP देख रहे हैं ना, BCP अगर हम बोले कि DA इज पैरेलल टू CP बाय कंस्ट्रक्शन, तो क्या गलत है? BCP में DA जो है वो CP के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, सही है? सही है सर। तो बाय थेरेस थ्योरम आप क्या लिखोगे? BD by DC और BA by AP। BD upon DC is equal to DA upon AP लिखोगे? लिखोगे ना? यस सर। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिख रहा है। चलो ठीक है। अब देखो तुमको जो प्रूफ करना है उसका RHS आ चुका है, BD अपॉन DC आ गया है ना? अरे बोलोगे आया है कि नहीं आया है? जो प्रूफ करना है आ गया सर। फिर LHS का देखो AB है, ये AB भी है, DA को AB के बराबर कर सकता है। यस सर। अब अंतर पड़ रहा है AC और AP, तो निश्चित रूप से अगर ये प्रूफ करना है तो ये बात सही होगा तभी तो प्रूफ करना है। यस सर। और यदि ये बात सही है तभी प्रूफ करना है, और AB भी मैच कर चुका है, BD और DC भी मैच कर चुका है, तो क्या AC को AP के बराबर होना चाहिए? होना चाहिए सर। लेकिन रीजन ढूंढना पड़ेगा। बराबर होगा लेकिन रीजन ढूंढना पड़ेगा कि किस रीजन से उसे हम बराबर लिखें। तो अब कंसंट्रेट हो जाओ, नाउ कंसीडर ऑन AC एंड DC, सॉरी AC एंड AP। अब AC को देखो और AP को देखो, ये AC है, ये AP है। अगर हम बाई डबल लिख दें कि AC इज इक्वल टू AP, क्योंकि होना चाहिए भाई, होना चाहिए ना। तो अगर AC बराबर होगा AP के, तो रीजन ढूंढो ना। रीजन क्या है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है पैरेलल। यस सर। यस। तो जरा बताओ कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x होगा? यस सर। चलो इसको हम y बोल देते हैं, इसको हम z बोल देते हैं। तो क्या हम लिखेंगे कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, because AD is parallel to CP, also angle x is equal to angle z, ये एंगल z माने हैं, ये कैसे? बाई corresponding एंगल, because AD is parallel to CP,
क्या ये एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर होगा? यही तो था ना कहानी, यहाँ जेड बन रहा था, यहाँ एक्स बन रहा था। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ना हुआ। बोलो। यस सर। तो अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो क्या फ्रॉम 1 इनटू हम क्या बोलेंगे? एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। और अगर y और z बराबर हो गया तो एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो गया तो उसके अपोजिट, दो एंगल बराबर हो गया तो उसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। हो गया प्रूफ। तो यहां से लिखेंगे दिस इंप्लाई एंगल y के अपोजिट क्या है भैया? AP। फिर एंगल z के अपोजिट क्या है भैया? AC। कैसे? तो इक्वल साइड, कैसे लिखते हो उसको? ऑफ इक्वल एंगल। AP इज इक्वल टू AC कैसे लिखोगे? इक्वल साइड ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल। अगर ये दोनों साइड बराबर हो गया तो फिर वही कहानी बन गई। इस इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या लिखते हैं? 3 इंप्लाई क्या है? ये तो था ही BD अपॉन DC, सॉरी BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन, इस AP के जगह पे हम यहां से क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। प्रूफ। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? तो ऊपर वाला थोड़ा दिखा दीजिए, नहीं दिख रहा। ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा और। अरे हो गया होगा। दिखाई दे रहा है? यस सर। पहले ये प्रिंट करना है, फिर ये प्रिंट करना है, फिर लास्ट में ये प्रिंट। अरे क्लास 10th में कितने बच्चे जुड़ते हैं जी टोटल? क्लास 10th में टोटल बच्चे कितने जुड़ते हैं? 100 तो जुड़ जाते हैं। 100। यस सर। आज तो बहुत कम जुड़े थे, 82 शायद जुड़े थे ना शायद। और अभी तक 40 हो गए, 41 हमको लेके। कै बजे से कै बजे तक क्लास था? 1:10 तक ही था ना? ये सर 1:10 तक था। तो ये दोनों थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों को आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए बना के, फोटो खींच के। आज ओवर ओके करते सर। हैं।
ओवर करते हैं यहीं पे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।